बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमसी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत एसके आपसे करूंगी, क्योंकि लगातार आप चूंकि सभी राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। जब ये बड़े बदलाव की चर्चा हुई तो देखिए राजनीतिक गलियारों में शोर भी बहुत ज्यादा हुआ। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जिला अध्यक्षों में बदलाव करेगी। ये बदलाव कितना कारगर साबित होने वाला है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाए। जो 2024 की रास्ते में कील काटे हैं उनको दुरुस्त किया जाए। हालांकि यह बदलाव पहले ही होना था, चूंकि उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव थे जिसके चलते यह बदलाव टला। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी की तरफ से केंद्र के 9 साल पूरे होने पर 1 महीने का विशेष अभियान चलाया गया, जिसकी वजह से यह बदलाव नहीं हो सका। चूंकि उत्तर प्रदेश के करीब 35 से 40 ऐसे जिला और महानगर अध्यक्ष हैं जिनके स्थान पर नई तैनाती होनी है। हालांकि इन चीजों को लेकर लगभग मंथन पूरा हो चुका है। बीजेपी ने अपने पर्यवेक्षकों को, जो मंडलीय पदाधिकारी हैं, जो बीजेपी के जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, उनको निर्देशित किया था कि वो ऐसे जिला अध्यक्षों की सूची तैयार करें जिनको बदला जाना है, जिसमें कई मानक तय किए गए हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी जिन नगरीय निकायों में बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकी है, जिसमें से 17 नगर पंचायत ऐसी हैं जहां बीजेपी के पंचायत चेयरमैन का खाता तक नहीं खुला है, वो जिला अध्यक्ष हटाए जाने हैं। उनकी जगह पे नए तेज तर्रार पदाधिकारियों की तैनाती होनी है। उसके अलावा बीजेपी के 5 जिला अध्यक्ष ऐसे हैं जिसमें लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर और वाराणसी जैसे जिला अध्यक्ष शामिल हैं, जो कि एमएलसी बन चुके हैं। चूंकि बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का विधान है, तो ऐसे में उनके स्थान पर भी नई तैनाती होनी है। तीसरे वो जिला अध्यक्ष हैं और महानगर अध्यक्ष हैं जिनकी लगातार शिकायतें हैं, जिनको लगातार कहीं ना कहीं पदाधिकारी शिकायत कर रहे थे। हालांकि ये सूची तैयार है। जो पर्यवेक्षकों से रिपोर्ट आई है उसमें करीब 70% जिला और महानगर अध्यक्ष बदले जाने की संस्तुति है। मतलब जो इंटरनल भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट है, क्योंकि इस पर खुलकर कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जो बीजेपी की प्रदेश यूनिट है वो चाहती है 20 से 30% ही जिला अध्यक्ष बदले जाएं, ताकि 2024 को लेकर बीजेपी अपने संगठन को मजबूती दे सके। हालांकि इस पर अंतिम मोहर केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी को लगानी है, क्योंकि यह सूची जब यहां से दिल्ली जाएगी उसके बाद अंतिम मोहर लगने के बाद यह सूची जारी कर दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण बदलाव भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रदेश के जिला पदाधिकारियों की सूची में करेगी। अब देखना यह है कि कौन कौन से जिला और महानगर अध्यक्ष होते हैं जिनके स्थान पर नई तैनाती भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक है, इसके लौटूंगी आपके पास। शमसी आजाद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता है। शमसी जी, जो लगातार पुर्जों को खंगाला जा रहा है, जो पुर्जों को दुरुस्त करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या लगता है कितनी सफल होगी, कितना कारगर ये जो फॉर्मूला आप अपना रहे हैं कि लगातार ये जो सर्जरी संगठन में की जा रही है? देखिए रितु जी, भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव को लेकर बहुत गंभीर है। उसने पहले संकेत दिए थे जब भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी, तभी से तय हो गया था कि बदलाव बहुत जल्द होंगे। लेकिन किन्हीं कारणवश नगर निकाय चुनाव और कुछ और चुनाव को देखते हुए इसमें बदलाव नहीं किए जा सकते। लेकिन अब जब 2024 के चुनाव का बिगुल बच चुका है, तो अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सतर्क है और उन जिलाध्यक्षों को बदलना चाह रही जिनके खिलाफ शिकायत है, या जो नगर निकाय चुनाव में सही से प्रदर्शन नहीं कर पाते, या कहीं से और उनको कोई और जिम्मेदारी दी गई थी जिसमें कई जिलाध्यक्ष रहते हैं कि उनको जो एमएलसी बना दिया गया, तो इस वजह से उनको बदलने का काम किया जा रहा है। अब जब उसके लिए पर्यवेक्षक बनाए गए थे, लगभग 94-95 जिला जो बनाया गया भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से, तो उसमें जो रिपोर्ट करना था वो आज उसका 15 तारीख, आज उसका अंतिम दिन था। आज जो रिपोर्ट शाम तक पेश कर दी जाएगी, उसके बाद बहुत जल्द जो है कम से कम ये सुनने में आ रहा है कम से कम 60 से 70% जिलाध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश में बदले जाएंगे, ताकि 2024 का चुनाव जो है वो पूरी तरीके से हमारे लिए साफ हो जाए और हम जीत के जो रास्ता है जिस पे लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, लगातार जनता से रूबरू हो रही, जनता के बीच में जा रही, जनता का समर्थन पा रही है, लगातार योजनाएं दे रही है। आज भी देखिए योगी आदित्यनाथ लोक भवन में कम से कम 50,000 लोगों को रोजगार के वहां पर पत्र बांट रहे हैं, नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। वो कहीं से भी नहीं चाहती कि 2024 के चुनाव में कहीं से भी कोई चूक थोड़ी सी भी रह जाए। इसलिए यहाँ पर संगठन को बदलना बहुत जरूरी था और जो जगह खाली हो गई थी उनको भरना बहुत जरूरी था। जो जिलाध्यक्ष काम नहीं कर रहे थे, जो जिलाध्यक्ष को जिम्मेदारी दी गई थी, तो उनके स्थान पर भी नए जिलाध्यक्ष आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि युवाओं को जो है इसमें ज्यादा मौका देखने को मिल रहा है कि युवाओं के नाम इस बार जो है उत्तर प्रदेश में जिलाध्यक्ष जो बनाए जाएंगे उसमें ज्यादा युवाओं को तरजीह दी जाएगी, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है उसको 2024 में पूरी तरीके से पूरा किया जा सके।
ठीक है शमसी जी, लौटूंगे आपके साथ। हमारे साथ लगातार डीपी यादव भी जुड़े हुए हैं। डीपी यादव, लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने पुर्जे दुरुस्त कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि एक तरफ लगातार एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को लेकर, बदलाव को लेकर ऐलान कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करें तो कोई बदलाव या किसी तरह का अपने कील काटे दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है? जी बिल्कुल ऋतु जी, देखिए निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी भी 2024 के चुनाव को लेकर के तैयार है, और जो उत्तर प्रदेश है यहीं से रास्ता होकर के जाता है कहीं ना कहीं दिल्ली का। तो इस बार समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है डीपी यादव जी, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त बड़ी खबर आपको दे दें कि हेट स्पीच मामले में आजम खान दोषी करार हुए हैं। थोड़ी देर में कोर्ट करेगी सजा का ऐलान। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का ये आरोप था, जिसके बाद हेट स्पीच मामले में आजम खान दोषी करार हुए हैं और थोड़ी ही देर में कोर्ट सजा का ऐलान भी करेगा। तो देखिए आजम खान की जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बामुश्किल अभी जेल से रिहा हुए थे और देखिए जमानत उन्हें मिली थी, और इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको दे रहे हैं। हेट स्पीच मामला था जिसमें आजम खान दोषी करार दिए गए हैं। थोड़ी ही देर में कोर्ट सजा का ऐलान करेगा। 2019 का ये पूरा मामला था जहां लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। तो बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं, आजम खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो भड़काऊ भाषण देने का आरोप था, जिसके बाद दोषी करार दिए गए हैं आजम खान, और थोड़ी ही देर में सजा का ऐलान कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। और अधिक जानकारी के साथ फहीम खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, आजम खान की मुश्किलें देखिए अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया है अभी, और क्या कुछ जानकारी कोर्ट की तरफ से? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आजम खान जो हेड स्पीच मामला उनका आज लगा था, उसमें आज जजमेंट आना था, उसमें दोषी करार दे दिए गए हैं। आजम खान के ऊपर ये 2019 में मामला दर्ज हुआ था, जिसमें तत्कालीन जिलाधिकारी अनंजय कुमार सिंह और चुनाव आयोग को आजम खान ने एक स्पीच के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए टिप्पणी की थी, जिसको आचार संहिता का उल्लंघन माना था, और उसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। चार्जशीट दाखिल हुई। चार्जशीट दाखिल होने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट में इसका ट्रायल चल रहा था। एमपी एमएलए कोर्ट में आज जो है वो आजम खान को दोषी करार दिया गया है, और सजा का ऐलान बहुत जल्द लंच के बाद कर दिया जाएगा। तो फिलहाल आजम खान की मुश्किलें लगातार जैसे बढ़ रही थी, आज फिर से बढ़ गई हैं, और आजम खान दोषी करार दे दिए गए हैं, जिसमें आप देखना यही दिलचस्प होगा कि आजम खान क्या उनको जमानत मिलती है, आगे अपील के लिए क्या फर्ज प्रदान कोर्ट की तरफ से किया जाता है, ये देखना भी बाकी होगा। लेकिन आजम खान के लिए मुश्किल की घड़ी है। बिल्कुल फहीम, अभी कितनी देर में सजा का ऐलान होगा कोर्ट की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आजम खान के इस मामले का जो ऐलान होना है वो लंच के बाद होना है। लंच के बाद इसमें सजा का ऐलान होगा कि आजम खान को कितनी सजा मिली है। लेकिन जिस तरह से आजम खान को दोषी करार दिया गया है, तो बहुत ज्यादा कुछ सस्पेंस बाकी नहीं बचा, और इसमें साफ हो चुका है कि आजम खान दोषी करार तो दे दिए गए हैं, सजा का ऐलान तो होना ही है। लेकिन जहां तक हमारे सूत्र कह रहे हैं कि उन्हें 3 साल के आसपास कहीं सजा हो सकती है, जो कि एक अंदाजा है। अब कोर्ट का क्या फैसला आता है ये देखना अभी बाकी होगा। लेकिन जिस तरह से आजम खान ने चुनाव आयोग को और मुख्यमंत्री और जो डीएम को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण दिया था, इसमें आरोप था आजम खान के ऊपर, इनकी तरफ से जो बहस की प्रक्रिया थी वो भी पूरी हो गई थी, और आज जो है आजम खान का जजमेंट था। और जजमेंट में आज आजम खान, जिस तरह से उम्मीद थी कि आजम खान को जिस तरह से जो वीडियो की निगरानी टीम के अध्यक्ष थे और जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था, उनकी तरफ से ये पिछले मुकदमे में भी ये कहा गया था कि मुझे डीएम की ठीक है फहीम, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, लगातार आजम खान की मुश्किलें अब बढ़ सकती है। देखिए हेट स्पीच का जो मामला सामने आया था 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान, और कहीं ना कहीं उसे लेकर लगातार सुनवाई चल रही थी कोर्ट में, और अब देखिए सजा का ऐलान होना है थोड़ी देर में, दोषी करार दे दिया गया है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर यह मामला 2019 का है, जब आजम खान समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कंबाइंड उम्मीदवार थे। लोकसभा सांसद पद के लिए वो खड़े हुए थे। 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ चुनाव लड़ रही थी। हालांकि उस दौरान उन्होंने रामपुर में एक जनसभा के दौरान बयान दिया था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने कातिल बताया था और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी टिप्पणी उनकी थी। उसके अलावा जो रामपुर के अधिकारी हैं, जिसमें जिला अधिकारी और साथ ही साथ दूसरे अधिकारी शामिल थे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था और मुकदमे को दर्ज करने के बाद लगातार जो कानूनी प्रक्रिया है वो चल रही थी। चूंकि मामला कोर्ट में था और कोर्ट में आज पूरे मामले की सुनवाई हुई है। कोर्ट ने उनकी स्पीच जो उस दौरान उन्होंने दी थी, साथ ही साथ मौके पर जो मौजूद लोग थे उनके बयानों के बाद यह चीज साफ हो गई है कि आजम खान इस पूरे मामले में दोषी हैं। हालांकि कोर्ट को अभी सजा सुनाना है। अब देखना यह है कि कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या सजा सुनाती है। चूंकि अगर हम देखें तो आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 52 से ज्यादा मुकदमे उनके ऊपर दर्ज है, जिसमें से ज्यादातर मुकदमों में उन्होंने जमानत दे रखी है। जमानत पर वो बाहर हैं और अभी कल ही उनकी वाई श्रेणी की सुरक्षा हटाई गई थी। हालांकि देर रात उसको बहाल कर दिया गया और अब दोबारा से एक मामले में जो हेट स्पीच का 2019 का मामला है, उसमें भी उनको कोर्ट की तरफ से दोषी करार दे दिया गया है। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आजम खान की मुश्किलें बढ़ती हुई अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि अब से थोड़ी देर बाद कोर्ट इस मामले में फैसला सुना सकती है। अगर कोर्ट इसमें बड़ा फैसला सुनाती है तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आजम खान की मुश्किलें फिर बढ़ती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि निश्चित तौर पर बाकी मामलों में जमानत पर वो बाहर चल रहे हैं और अगर इस मामले में सजा होती है तो उनको फिर से जेल का रास्ता दिखाया जा सकता है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जहां लगातार आजम खान के पक्ष में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। अभी कल ही उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें आजम खान की सुरक्षा वापस लेने को लेकर सवाल उठाए गए थे। हालांकि इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं चीजें अब महत्वपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रही हैं। जहां आजम खान हेट स्पीच के मामले में अब दोषी करार हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो सजा होती है वो खास होगी कि अगर उनको कोई बड़ी सजा सुनाई जाती है तो फिर से उनको जेल जाना पड़ सकता है। अब देखना यह है कि कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या सजा सुनाती है, क्योंकि दोषी वो करार दिए जा चुके हैं। बिल्कुल एसके, और देखिए आप क्या कुछ सजा कोर्ट की तरफ से दी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। हमारे साथ लगातार खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। डीपी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीपी यादव, ये बड़ी खबर इस बीच आई है कि हेट स्पीच मामले में आजम खान को दोषी करार दे दिया गया है। अब सजा का ऐलान होना है। पहला रिएक्शन आपसे लूंगी। जी देखिए रितु जी, निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये मामला पूरा कोर्ट में चल रहा था, आज कोर्ट उन्हें दोषी करार दे रहा है और अब थोड़ी देर में सजा सुनाई जाएगी। अब क्या सजा कोर्ट देता है, कैसे देता है, इस पर पूरा हम लोग देखेंगे, गौर करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आजम खान साहब को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार उनको प्रताड़ित कर रही है। अभी कुछ दिन पहले देखिए उनकी जो है सुरक्षा वापस कर ली गई, सरकार ने फिर वो सुरक्षा वापस दिया। तो किस प्रकार से सरकार उनको प्रताड़ित कर रही है, ये देखने वाली बात है। एक प्रताड़ना की इंतहा भी होती है, पराकाष्ठा कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। आजम खान साहब के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है और समाजवादी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ उनके साथ खड़ी है। लेकिन सरकार को भी चाहिए इस तरह से किसी को प्रताड़ित न करे। अभी लेकिन डीपी यादव जी, आजम खान को हर कोई जानता है किस तरह से वो बयान देते हैं, और ये बयानबाजी अभी 2019 की नहीं है। अभी वो जमानत पर है, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार बयानबाजी करते हुए नजर ही आ रहे हैं। उनके जो बर्ताव में कोई बदलाव देखा नहीं गया है और ये कोई पुराना मामला नहीं है। लगातार ऐसे कई मामले आजम खान के देखने को मिलते हैं। पहले आजम खान साहब को एक मामले में तो दिया गया था, लेकिन जिसने उनके ऊपर मुकदमा किया था उसने ये कहा था कि जिलाधिकारी के दबाव में आकर के मैंने उनके ऊपर मुकदमा दायर किया था। तो कहीं ना कहीं सरकार जिस प्रकार से उनको बायस होकर के कहीं ना कहीं ग्रसित होकर के उनके ऊपर एक तरफा मुकदमे लिखवा रही है, सजा दिलाने का काम कर रही है, ये गौर करने वाली बात है। जब उसने कहा था, जिसने उनके ऊपर मुकदमा दायर कराया था कि जिलाधिकारी ने हम दबाव में हमने किया था, तो सरकार ने जिलाधिकारी के ऊपर क्या कार्रवाई की थी? सरकार को नहीं जिलाधिकारी के ऊपर कार्रवाई करे। तो ये कहीं ना कहीं संदेहास्पद मामले हैं और इससे बढ़ करके हेट स्पीच मामले आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर मैं गिनाने लगूं यहाँ पर कि गोली मारो इनको, कैसे कैसे बयान देते। भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार से लेकर के दिल्ली तक, पश्चिम बंगाल तक आग लगाने का काम करते हैं, भड़काने का काम करते हैं। तो उनकी तो जमानत जब्त होनी चाहिए, उनको तो जेल से बाहर ही नहीं आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। तो कहीं ना कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कार्रवाई करती है आजम खान साहब के ऊपर, वो बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और आने वाले दिनों के लिए चिंताजनक है।
आजम खान साहब ठीक है डीपी यादव जी, अगर सजा का ऐलान होता है तो अगला कदम समाजवादी पार्टी का क्या होगा? जी डीपी यादव, अगर सजा का देखिए थोड़ी देर में ऐलान हो जाएगा, उसके बाद समाजवादी पार्टी का रुख क्या रहने वाला है, इस पर कदम क्या रहने वाला है? आजम खान साहब हो या पूरी समाजवादी पार्टी, इस प्रकार की सजाओं से कोई डरने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी उनके साथ पूरी मुस्तैदी से खड़ी है और उनके लिए जो भी होगा समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेगी। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। शमसी आजाद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमसी आजाद जी, लगातार ये मामला चल रहा था, पिछले लोकसभा चुनाव की बात है जब हेट स्पीच देते हुए आजम खान नजर आए, और इस पूरे मामले को लेकर अब से थोड़ी देर में सजा का ऐलान हो जाएगा। जी देखिए, आजम खान लगातार विवादों में रहे क्योंकि आजम खान बड़बोले कहे जाते हैं और अब शब्द इन्होंने इस तरीके से बोले कि जैसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता 19 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने जिस तरीके से हेट स्पीच का शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिलाधिकारी को भी उन्होंने बुरा भला कहा था, वहाँ के सीओ को भी बहुत बुरा भला कहा था, डायरेक्ट उन्होंने खुलेआम ये कहा था। बल्कि एक अधिकारी के बारे में तो ये भी कह दिया था कि अगर सत्ता हमारी आई तो मैं इससे जूते पूछवाऊंगा। तो इस तरीके के हेड स्पीच अगर आजम खान ने दिया है तो कोर्ट ने उसको संज्ञान में लिया है। लेकिन डीपी यादव जी तो कह रहे हैं कि आप प्रताड़ित कर रहे हैं, बीजेपी लगातार आजम खान को प्रताड़ित करने का कार्य कर रही है, सरकार प्रताड़ित कर रही है, आजम खान तो निर्दोष है बेचारे। डीपी यादव जी हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एक ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि जिसकी पार्टी का न कोई संविधान है, न कोई विचारधारा है, न कहीं पर उनका कोई किसी भी समाज से लेना देना है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए इन्होंने राजनीति किया। जब से सत्ता गई है तब से इनके सभी कार्यकर्ताओं का क्या कहते हैं मानसिक संतुलन जो समझिए तो पूरी तरीके से मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। किसी भी बात का न सपोर्ट करते हैं, सरकार की किसी भी योजना का सपोर्ट नहीं करते हैं। हमेशा सिर्फ ये है कि कुछ भी अगर हो रहा है तो उनको ये लगता है कि गलत हो रहा है। अभी वो कहेंगे कि हमारा कानून पे विश्वास है पूरी तरीके से, और उसके बाद कानून अगर आजम खान को दोषी ठहराता है तो उस पर ये विवाद भी खड़ा करते हैं कि नहीं ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हो रहा है। तो इस तरीके की राजनीति समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता करते रहते हैं। जनता से इनका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी पर इन्होंने पिछली सरकारों पर जो राज किया था, तो अब जनता उन सब 40 दिन से निकल चुकी है और उनके जो एक वोट बैंक हुआ करता था वो भी पूरी तरीके से खिसक गया है। तो एक बार और समाजवादी पार्टी के लोगों में भागने की कतार लगी है। अभी आप देखेंगे जिस तरीके से जैसे ही 2024 के चुनाव की तारीख घोषणा की जाएगी, उसी तरह आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के बड़े से बड़े दिग्गज नेता लाइन लगाकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ कूच करेंगे और उसके बाद समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगी बगैर लड़े। डीपी यादव, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है सिवाय विपक्ष को प्रताड़ित करने का। विपक्ष को कहीं ना कहीं वो चाहे जो विभिन्न संवैधानिक संस्था हो उनके माध्यम से डराने का। अब भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में लगातार हार की तरफ जा रही है। ऋतु जी, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे उन्होंने कहीं ना कहीं जो गांव गोद लिए थे उसका क्या हाल है। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, नेता हैं, वो गांव में जाना नहीं चाहते हैं, लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, लोग इनको दौड़ा रहे हैं। तो जो मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर, आप देख लीजिए आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। शिक्षा का देख लीजिए इन्होंने क्या हाल कर दिया। उत्तर प्रदेश को इन्होंने जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको बदहाल कर दिया है। अस्पतालों में न तो दवाइयां हैं, न पैरामेडिकल स्टाफ है, न डॉक्टर है। यही लखनऊ से खबरें आ रही हैं वेंटिलेटर की कमी है, लोगों को जो सामान्य दवाइयां हैं पैरासीटामॉल वो तक नहीं मिल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में जो है वो हारने जा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के मुद्दे ला रही है जिनका आम जनता से कुछ भी लेना नहीं है। ऋतु जी, तो मुद्दे को भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। शमसी आजाद जी, नहीं, भारतीय जनता पार्टी देखिए विकास का काम करे, जनता के बीच में जा रही है और ऐसी पार्टी लेकिन डीपी यादव ने तो सिरे से नकार दिया है कि कोई भी काम नहीं किया गया, विकास नहीं किया गया। नहीं, मैं डीपी यादव की विचारधारा को समझ सकता हूँ। मैंने पहले ही कहा कि ठीक है, चलिए मेरे पास वक्त की कमी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, इसके आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया है, राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि एक